मूवी के स्टार्ट में हमें एक सेलेस्टियल दिखाया जाता है जिसका नाम एरिशम था, जिसने सबसे पहले सन को बनाया, उसके बाद पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया जहाँ से लाइफ की शुरुआत हुई। और इसी क्रिएशन में सेलेस्टियल्स ने डेविएंट्स को क्रिएट किया जो अर्थ पर आकर इंसानों और जानवरों को खाया करते थे। अब मूवी के अंदर 7000 साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ प्राचीन लोग मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक डेविएंट आता है और उन लोगों पर हमला कर देता है। अब वो डेविएंट वहाँ पर एक आदमी को जिंदा ही खा जाता है और उसके बाद उसके बेटे की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है इटर्नल्स की। अब ये जो इटर्नल्स हैं, इन्हें सेलेस्टियल एरिशम ने ओलंपिया ग्रह से यहाँ पर भेजा था ताकि वो अर्थ पर आके इन डेविएंट्स को मारकर पृथ्वी पर बैलेंस बनाए रखें लाइफ का। सभी इटर्नल्स में सबसे पावरफुल था इकेरिस। अब इकेरिस वहाँ पर आकर उस डेविएंट को मार देता है। तभी वहाँ पर और भी ज्यादा डेविएंट्स की एंट्री हो जाती है। अब सभी इटर्नल्स मिलकर उन डेविएंट्स को मारने लगते हैं और एक एक करके सभी को मार देते हैं। इन सभी इटर्नल्स के पास अपनी एक डिफरेंट पावर होती है। वहाँ के सारे लोग इन इटर्नल्स से डरने लगते हैं। तभी वहाँ पर ड्रॉइक नाम का एक इटर्नल आके उन सभी इंसानों का माइंड जो है वो कंट्रोल करके उन्हें शांत कर देता है। इसके बाद इटर्नल्स इंसानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और उन्हें जीवन के बारे में और भी चीजें बताते हैं। उसके बाद वो अर्थ पर ही इंसानों के साथ रहने लगे थे और उनकी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करने लगे। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसानों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी, दंगे फसाद भी बढ़ते गए, जिसके अंदर ड्रॉइक कभी कभार उनका माइंड कंट्रोल करके उन्हें शांत भी कर देता था और उनको लड़ने से भी रोक लेता था, क्योंकि आपस में ही इंसानों को एक दूसरे से लड़कर नुकसान पहुंचाता देखकर ड्रॉइक को बहुत बुरा लगता था। पर इटर्नल्स की जो लीडर होती है यानी कि एजेक, वो ड्रॉइक को ये सब करने से वहाँ पर रोक लेती है और कहती है सेलेस्टियल के लीडर यानी कि एरिशम ने उन्हें अर्थ पर इंसानों को बचाने और उनकी आबादी को आगे बढ़ाने के लिए ही भेजा था और इसके अलावा किसी और चीज में भी शामिल होने के लिए मना किया था। इटर्नल्स किसी भी लड़ाई में जब भी इन्वॉल्व हो सकते थे जब उस लड़ाई के अंदर डेविएंट की मौजूदगी हो। उसके अलावा अर्थ पर जो भी हो रहा है उसे होने दिया जाए। पर ड्रॉइक एजेक की ये बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। तब एजेक कहती है कि आज से तुम सभी इटर्नल्स अलग अलग हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हो, तुम्हें किसी का भी हुक्म मानने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद सभी इटर्नल्स अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर इटर्नल्स को अर्थ पर रहते हुए 7000 साल हो चुके हैं। तभी हमें सर्सी नाम की एक इटर्नल दिखाई जाती है जो कि एक स्कूल टीचर होती है। उसके लेट होने की वजह से उसका फ्रेंड क्लास को संभालता है और सर्सी वहाँ पर आके अपने फ्रेंड को थैंक यू बोलती है। उसके बाद वहाँ पर एक छोटा सा अर्थक्वेक आता है जिसमें एक स्टैचू एक स्टूडेंट के ऊपर गिरने वाला होता है। तभी सर्सी अपनी पावर से मैटर को मैनिपुलेट करके उसे रेत में बदल देती है और उस लड़की को वहाँ पर बचा लेती है, क्योंकि सर्सी के अंदर मैटर को अलग अलग फॉर्म में बदलने की पावर थी। अब रात में सर्सी अपने फ्रेंड के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ हम स्प्राइट नाम की एक और इटर्नल को देखते हैं जो कि किसी का भी रूप ले सकती थी और उन्हें कुछ भी दिखा सकती थी। अब स्प्राइट की जो रियल बॉडी थी वो एक बच्ची की तरह थी और उसकी हाइट भी छोटी थी और वो अगर अपनी पावर्स का यूज करके अपनी बॉडी को एक मैच्योर लड़की के रूप में ले आती थी तो कोई भी उसे टच करके फील नहीं कर सकता था। इस वजह से कभी कोई उससे प्यार नहीं कर सकता था और वो 7000 साल से सिंगल भी थी। अब हमें दिखाया जाता है कि सर्सी उस पार्टी में अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। उसके बाद जब ये तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं पार्टी खत्म करने के बाद, तो रास्ते में उन्हें एक डेविएंट मिलता है जो उन पे अटैक कर देता है। तभी सर्सी अपनी पावर्स का यूज करके उस डेविएंट के पैरों को जमीन के अंदर फ्रीज कर देती है। तभी सर्सी का फ्रेंड जिसका नाम डेन विटमैन होता है वो सर्सी से पूछता है कि मुझे बताओ ये क्या चीज है। तब सर्सी वहाँ पे डेन को बताती है कि मैं एक इटर्नल हूँ, मुझमें कुछ पावर्स हैं और जिस क्रीचर ने अभी हम पे अटैक किया है वो एक डेविएंट है। अब वहाँ पर स्प्राइट अपनी पावर से उस डेविएंट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करती है बट वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और स्प्राइट पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर इकेरिस आके उस डेविएंट को अपनी हीट विजन की पावर से उस डेविएंट को वहाँ पर इंजर्ड कर देता है और वो देखते हैं कि वो डेविएंट अपने आप को खुद ही हील कर रहा है, जबकि डेविएंट ऐसा नहीं कर सकते। ऐसी पावर यानी कि खुद को हील करने की, ठीक करने की पावर सिर्फ और सिर्फ इटर्नल एजेक के पास ही थी। उसके बाद दोबारा इकेरिस अपनी हीट विजन की पावर से उस डेविएंट पर अटैक करता है पर वो डेविएंट पानी के अंदर कूद कर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इकेरिस ने सर्सी से 5000 साल पहले शादी भी कर रखी है। फिर 2000 साल पहले इकेरिस सर्सी को छोड़कर चला भी गया था। सर्सी अपने फ्रेंड से कहती है कि अब मुझे जाना होगा, कुछ लोगों को मेरी हेल्प की जरूरत है। जिस पर डेन सर्सी से कहता है कि जब अर्थ पर इतनी प्रॉब्लम्स आई, जब थैनोस आया, उस वक्त तुम लोग कहाँ थे सारे। तब सर्सी डेन को बताती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डेविएंट्स से लड़ने के लिए ही भेजा गया था, उसके अलावा हम और किसी भी चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते और ना ही हमें इस चीज की इजाजत है। हमें सिर्फ और सिर्फ इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ाने और उनकी टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करने का ही अधिकार है। उसके बाद ये तीनों इटर्नल इकेरिस, स्प्राइट और सर्सी तीनों के तीनों एजेक से मिलने जाते हैं और उसे बता सके कि
डेविएंट्स दोबारा अर्थ पर आ चुके हैं और इस बार वो और भी ज्यादा पावरफुल है। पर जब वो एजैक के घर पहुंचते हैं, उसके पास आते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि एजैक मर चुकी है और अर्थ पर पहली बार किसी एक इटर्नल की डेथ हुई थी। और ये सभी ये चीज समझ जाते हैं कि एजैक को उसी डेविएंट ने मारा है जिससे ये कुछ समय पहले लड़े थे, और उसी डेविएंट ने एजैक की पावर को एब्जॉर्ब किया है जिससे वो खुद को बार बार हील कर पा रहा था। उसी समय एजैक के नेक पर से एक स्टोन यानी कि एक ऑर्ब की शेप का छोटा सा बॉल निकलता है और सर्सी की बॉडी के अंदर चला जाता है। यानी कि मरने के बाद एजैक ने सर्सी को इटर्नल्स का अगला लीडर चुना था। अब उस स्टोन की वजह से सर्सी इटर्नल एरिशम से बात भी कर सकती थी। अब ये तीनों यहाँ पर मिलकर अपने सभी इटर्नल्स को ढूंढने का फैसला करते हैं ताकि डेविएंट्स को मार सकें। अब ये लोग सबसे पहले इटर्नल किंगो के पास जाते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में बॉलीवुड स्टार है। किंगो के पास ऐसी पावर्स थी कि वो अपनी फिंगर्स से छोटी छोटी फायर की बॉल्स निकाल सकता था, जैसे कि एक बुलेट होती है। ये लोग किंगो को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, बट किंगो कहता है मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मुझ पे बहुत सारा काम है, मैंने काफी सारी मूवीज साइन कर रखी हैं। पर जब किंगो को एजैक की मौत के बारे में पता चलता है कि उसे एक डेविएंट ने मार दिया है, तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। फिर वो अपने मैनेजर के कहने पर उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और किंगो का जो मैनेजर होता है, उनका नाम करुण होता है, जिनका कैरेक्टर हमारे बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हरीश पटेल जी ने प्ले किया है। उसके बाद ये सभी लोग किंगो के प्राइवेट प्लेन से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जहाँ पर 2 इटर्नल्स और रहते थे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि एक काफी बड़ा डेविएंट वहाँ पे मरा पड़ा है। अब ये यहाँ पर एक और इटर्नल से मिलते हैं जिसका नाम गिलगमेश होता है। गिलगमेश उनसे कहता है क्या तुम मेरा केक ट्राई करोगे? पर ये लोग गिलगमेश को सीधा एजैक की मौत की खबर सुनाते हैं, जिसमें गिलगमेश भी काफी उदास हो जाता है। उसके बाद ये लोग वहीं पर अपनी दूसरी इटर्नल साथी यानी कि थीना के पास जाते हैं, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ड्राइंग कर रही होती है। दरअसल यहाँ पर थीना को बीच में दौरे पड़ते थे, जिसकी वजह से वो किसी पर भी अटैक कर देती थी, और 7000 साल से गिलगमेश ही थीना के साथ रहा करता था। थीना के पास जिस तरीके की एबिलिटी थी, पावर थी, उस पावर से वो किसी भी तरीके का वेपन क्रिएट कर सकती थी। तभी वहाँ पर थीना को दौरा पड़ता है और वो उन सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर स्प्राइट अपनी पावर से अपना पुराना समय याद दिलाती है, उसे दिखाती है और उसे ये याद दिलवाने की कोशिश करती है कि ये सभी लोग कौन है, वो खुद कौन है और वो यहाँ पर क्यों आए हैं और उनका मकसद क्या है। उसके बाद गिलगमेश के थोड़ा समझाने पर थीना नॉर्मल हो जाती है। फिर सभी लोग मिलकर वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। तभी सर्सी बीच में उठकर उस पेड़ के पास जाती है जहाँ पर थीना ड्राइंग कर रही होती है। सर्सी वहाँ बैठ जाती है और अपने लीडर एरिशम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जिसमें उसकी सोल एरिशम के पास पहुँच जाती है और एरिशम को बताती है कि डेविएंट्स दोबारा पृथ्वी पर आ चुके हैं और उन्होंने एजैक को मारकर उसकी पावर्स को भी ले लिया है और अर्थ पर भी काफी बदलाव हो रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं बार बार। जिसमें एरिशम सर्सी को बताता है कि ये एक बदलाव की शुरुआत है, जिसमें एरिशम सर्सी को बताता है कि ये इमरजेंस की शुरुआत है। सर्सी एरिशम से पूछती है कि ये इमरजेंस क्या होता है, जिस पर एरिशम कहता है कि अब आ गया है जिसमें तुम लोगों को तुम्हारा असली मकसद क्या है वो बताया जाए, जिसमें कई हजार साल पहले तुम्हें अर्थ पर डेविएंट्स को मारने के लिए भेजा था और अर्थ पर एक सीड को ग्रो करने के लिए छोड़ा गया था, जिसको बढ़ने के लिए कई अरबों सालों का समय भी चाहिए और इंसानों की एनर्जी चाहिए थी। और उसी क्रिएशन के बीच अचानक मुझसे डेविएंट्स का क्रिएशन हो गया, जो कि इस प्लेनेट पर जानवरों और इंसानों को मारकर खाने लगे और उनकी आबादी को बढ़ने नहीं दे रहे थे। तभी हमने तुम जैसे कई सारे इटर्नल्स का निर्माण किया ताकि तुम्हारे जरिए उन डेविएंट्स क्रीचर्स को मारा जा सके। जिस पर सर्सी एरिशम से पूछती है कि क्या ये बात एजैक को मालूम थी, जिसमें एरिशम कहता है कि तुमने और एजैक ने कई सारे प्लैनेट्स पर सेलेस्टियल्स को पैदा होने के लिए मदद की है। जिस पर सर्सी कहती है कि ये सब मुझे याद क्यों नहीं है। तब एरिशम बताता है कि तुम्हारी मेमोरी जो है वो इरेज कर दी जाती है, तभी तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। तब हमें एक और चीज पता चलती है कि जो थीना को दौरे पड़ते थे बार बार, वो दरअसल उसकी वही पुरानी मेमोरीज थी जो सही तरीके से इरेज नहीं हो पाई थी। इसी वजह से वो पागल होकर सभी पर अटैक करने लगती थी। उसके बाद सर्सी वापस अर्थ पर आ जाती है और ये सारी बातें अपने सभी इटर्नल दोस्तों को बताती है। ये सारी बातें सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सर्सी बोलती है कि हमें इंसानों को बचाना होगा और इस इमरजेंस को होने से रोकना होगा, नहीं तो सभी इंसान मारे जाएंगे। तभी क्रिस कहता है कि हमें बाकी लोगों को भी ढूंढना होगा और सबकी मौजूदगी में ये फैसला करना होगा कि अब हमें आगे क्या करना है। अब ये सभी लोग अमेज़न्स के जंगल में जाते हैं जहाँ पे ड्रेक रहता है और वो वहाँ जाकर ड्रेक को सारी की सारी बातें बताते हैं, मगर ड्रेक उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता। अब वहाँ पर डेविएंट्स आके उन इटर्नल्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और ये सभी लोग मिलकर उन डेविएंट्स से लड़ाई स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर किंगो भी अपनी पावर का यूज करके डेविएंट्स को मारता है और स्प्राइट करुण को बचाने की कोशिश करती है। अभी क्रिस वहाँ पर एक डेविएंट से मुकाबला कर रहा होता
होता है। तभी वो डेविएंट इक्रिस की पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर गिलगमेश आ जाता है और उन डेविएंट्स को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो क्रिएचर दूर जाके गिरता है। गिलगमेश के पास जो एबिलिटी थी उससे वो अपनी कलाइयों को एक भारी भरकम हथौड़े की तरह यूज कर सकता था। तभी वहाँ पर एक डेविएंट सर्सी पर अटैक करता है। तभी सर्सी उस डेविएंट को एक पेड़ में ट्रांसफॉर्म कर देती है। दूसरी तरफ थीना को फिर से दौरा पड़ता है और वो इक्रिस पर हमला कर देती है। उसी बीच एक डेविएंट थीना पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर गिलगमेश आ जाता है और थीना को बचा लेता है। लेकिन वो क्रिएचर गिलगमेश को पकड़कर उसे मार देता है और उसकी भी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही वो गिलगमेश की पावर को एब्जॉर्ब करता है, उस डेविएंट की बॉडी एक ह्यूमन की शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो उस एमरजेंस को भी समझ जाता है। मरते हुए गिलगमेश थीना से कहता है कि मुझे याद रखना। उसके बाद सर्सी और इक्रिस अपने एक और मेंबर यानी कि फेस्टोस के पास जाते हैं, लेकिन फेस्टोस बताता है कि मेरी अब एक फैमिली है जिसे छोड़कर मैं नहीं जा सकता। पर फिर वो मान जाता है और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ये सभी लोग मिलकर इराक जाते हैं। वहाँ पर 7000 साल से उनका स्पेसशिप जो है वो जमीन के अंदर था। जब वो लोग अपने स्पेसशिप के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें अपनी एक और इटर्नल साथी यानी कि मक्कारी मिलती है। मक्कारी दरअसल बोल नहीं सकती थी और उसके पास जो पावर थी वो थी स्पीड की। वो बिजली की स्पीड से भी ज्यादा तेज दौड़ सकती थी। उसके बाद फेस्टोस उनको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है जिसमें सभी इटर्नल्स अपनी पावर्स को यूज करके उस एमरजेंस को रोक सके। वो कहता है कि अगर डेविएंट्स हमारी पावर्स को एब्जॉर्ब करके उसका यूज कर सकते हैं तो हम भी अपनी पावर्स को इकट्ठा कर एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस्टोस दरअसल एक इंजीनियर था। उसके पास ऐसी एबिलिटी थी, ऐसी पावर्स थी जिसकी वजह से वो अलग अलग गैजेट्स को क्रिएट कर सकता था, जिसने इंसानों की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में भी काफी मदद की थी। अब सर्सी के गले में जो स्टोन होता है वो अचानक ग्लो करने लगता है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि इमरजेंस बस शुरू ही होने वाला है। जिस पर फेस्टोस मक्कारी से कहता है कि तुम जाओ और पता करो कि इमरजेंस कहाँ पर होने वाला है। अब मक्कारी अपनी तेज दौड़ने की पावर से पूरी पृथ्वी पर दौड़ती है और पता लगाती है कि इमरजेंस कहाँ पर है। तभी वहाँ पर इक्रिस फेस्टोस के उस गैजेट को डिस्ट्रॉय कर देता है जो फेस्टोस इमरजेंस को रोकने के लिए बना रहा था। तभी वहाँ पर ड्रॉइक सबसे ये कहता है कि इक्रिस ने ही एजेक को मारा था, क्योंकि एजेक भी यही चाहती थी, वो भी इंसानों को बचाना चाहती थी, इसीलिए इक्रिस ने एजेक को मार दिया था। जब एजेक ने इक्रिस को बताया था कि इमरजेंस की शुरुआत होने वाली है और हम सभी इटर्नल्स को मिलकर उसे रोकना होगा, तब इक्रिस ने सेलेस्टियल के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए एजेक को कुछ डेविएंट्स के आगे धकेल दिया था, जिसमें उन डेविएंट्स ने मिलकर एजेक को मार दिया था और उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। जब एजेक मर जाती है तो इक्रिस उसे वहाँ से ले जाता है और उसे घर के बाहर जाके छोड़ देता है। जब ये सभी लोग इक्रिस से वजह पूछते हैं कि तुमने एजेक को क्यों मारा, जिस पर इक्रिस कहता है कि हमारी जिंदगी एरिशम की देन है और हम लोग उनसे गद्दारी नहीं कर सकते, हम उनका कहा नहीं टाल सकते, और अगर मुझे तुम लोगों को मारना होगा तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और ये सब कह के इक्रिस वहाँ से चला जाता है और स्प्राइट भी उसके साथ चली जाती है। अब किंगो यहाँ पर कहता है कि इकारिस हम में सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और इतना कह के वो भी वहाँ से चला जाता है। अब इन तीनों इटर्नल्स के वहाँ से जाने के बाद जो बचे हुए इटर्नल्स थे उनकी पावर इतनी नहीं थी कि वो इमरजेंस को रोक सके। तभी फेस्टोस सर्सी से कहता है कि तुम्हारे अंदर जो पावर्स है वो तुम्हें और एरिशम को जोड़ सकती हैं। वो कहता है हम एक यूनिबैंड बना सकते हैं जिससे वो इमरजेंस रुक जाएगा। वो सर्सी का स्टोन लेकर उससे एक ब्रेसलेट तैयार करता है। उसके बाद ये सभी लोग अपने स्पेसशिप में उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर इमरजेंस होने वाला होता है। वहाँ पर इक्रिस और स्प्राइट दोनों के दोनों इमरजेंस को होते हुए देख रहे थे। तभी वहाँ पर बाकी इटर्नल्स भी पहुंच जाते हैं उस इमरजेंस को रोकने के लिए। उस इमरजेंस के अंदर एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल प्लेनेट को तोड़कर उसके अंदर से निकलने वाला था। अब ये लोग अपने अपने ब्रेसलेट को कनेक्ट करते हैं ताकि अपनी पावर्स को मिलाकर उस इमरजेंस को रोका जा सके। तभी वहाँ पे इक्रिस ड्रॉइक पर हमला कर देता है और वहाँ पर उन लोगों का फॉर्मेशन टूट जाता है, जिसमें मक्कारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो ड्रॉइक से प्यार करती है और उसे बुरी तरह मार खाता देख वो इक्रिस पे हमला कर देती है और अपनी स्पीड की पावर से इक्रिस पर एक के बाद एक नॉन स्टॉप अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तब सर्सी कहती है मैं इस इमरजेंस को रोकने की कोशिश करती हूँ, तुम लोग इक्रिस को रोको। अब फेस्टोस और थीना मिलकर इक्रिस पर हमला कर देते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर डेविएंट्स का लीडर भी पहुंच जाता है और वो डेविएंट मक्कारी को पकड़ लेता है और उसकी पावर ऑब्जर्व करने की कोशिश करने लगता है। तभी फेस्टोस उस डेविएंट पे अटैक करता है और वो डेविएंट दूर जाके गिरता है। उसके बाद फेस्टोस अपने टेक्निकल गैजेट्स की पावर की बदौलत बांध देता है। इधर दूसरी तरफ जब सर्सी इमरजेंस को रोक रही होती है तभी सर्सी उसे मैनिपुलेट करके एजेक का रूप ले लेती है और पीछे से सर्सी पर चाकू से अटैक कर देती है और स्प्राइट वहाँ पे रोने लग जाती है और रोते हुए कहती है मुझे इंसानों से प्यार नहीं है, मैं उन्हें नहीं बचाना चाहती। 7000 साल से मैं यहाँ अकेली हूँ और कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। फैमिली क्या होती है, प्यार क्या होता है, मैं इस सब का पार्ट कभी नहीं बन सकती। तभी वहाँ पर ड्रॉइक आके स्प्राइट पर अटैक कर देता है और उसको बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम थीना को देखते हैं जो कि अपने पास्ट को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। तभी वो
डेविएंट थीना को गिलगमेश की बातें याद दिलाकर उसकी पावर्स लेने की कोशिश करता है। तभी थीना को होश आ जाता है और वो अपनी पावर्स से खतरनाक वेपन क्रिएट करती है और उस डेविएंट के वहाँ पर टुकड़े टुकड़े करके उसे मार देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इमरजेंस स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे सेलेस्टियल जो है वो पृथ्वी से बाहर आ रहा है। उस सेलेस्टियल का सर और उसके हाथ बाहर आने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ सर्सी अपनी पावर से उस सेलेस्टियल को रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी इक्रिस अपने आप को आजाद कर लेता है और सर्सी की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। सर्सी को देख इक्रिस को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं जब वो दोनों प्यार में थे, उन दोनों ने शादी की थी और ये सब बातें याद कर वो वहाँ पर रुक जाता है। और फिर इक्रिस भी उन सबके साथ मिलकर उस इमरजेंस को रोकने के लिए मदद करता है उनकी, और ये सभी मिलकर उस सेलेस्टियल को पैदा होने से पहले ही रोक देते हैं और वो सेलेस्टियल हमेशा के लिए वहाँ पर फ्रीज हो जाता है। इक्रिस आखिरी बार सर्सी की तरफ देखता है और सूरज की तरफ चला जाता है। इक्रिस जो है वो सन की तरफ चला जाता है और अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। और दूसरी तरफ मकारी जब ड्रॉइक की तरफ देखती है तो वो उसे देख के काफी खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। और सर्सी स्प्राइट से कहती है कि मेरे अंदर अभी भी सेलेस्टियल्स की कुछ पावर्स मौजूद हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए एक नॉर्मल इंसान की तरह बना सकती हूँ। तुम्हारी भी एज बढ़ेगी, तुम भी बूढ़े हो जाओगे एक दिन, तुम भी लोगों से प्यार करोगे और तुम्हारी भी इंसानों की तरह मौत हो जाएगी। जिस पर स्प्राइट कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। उसके बाद ये सभी लोग फेस्टोस के घर डिनर करने जाते हैं और स्प्राइट स्कूल के अंदर एडमिशन ले लेती है। उसके बाद सर्सी का फ्रेंड यानी कि डेन विडमैन वहाँ पर उससे मिलने आता है और डेन वहाँ पर सर्सी से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कहता है कि मेरी फैमिली हिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तभी वहाँ पर एरिशम आ जाता है और सर्सी के साथ जितने भी अर्थ पर इटर्नल्स होते हैं उन सबको अपने पास बुला लेते हैं और उनसे कहता है कि तुमने इंसानों को बचाने के लिए एक सेलेस्टियल के क्रिएशन को बर्बाद कर दिया और कहता है कि अब मैं तुम्हें अपना फैसला सुनाऊंगा कि तुम लोगों के साथ क्या किया जाएगा, और एक ब्लैक होल के रूप में वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद हमें इस मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बचे हुए इटर्नल्स अपने शिप से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एक पीप नाम का एल्फ जैसा बंदा निकल कर बाहर आता है और वो एक शख्स की काफी ज्यादा तारीफ करता है जिसका नाम होता है इरोस। और हमें पता चलता है कि ये जो इरोस है ये दरअसल थैनोस का ही भाई है और कहता है कि तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी मदद की जरूरत है और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। और नेक्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसके अंदर हमें डेन विटमैन दिखाया जाता है जिसके पास अपनी एक खानदानी तलवार होती है। वो जो तलवार है वो डेन विटमैन को अपनी तरफ बुला रही होती है, उसे पुकार रही होती है। वहाँ पर डेन थोड़ा घबरा जाता है और पीछे हट जाता है और बैकग्राउंड में एक बंदे की वॉइस होती है जो कि कहता है आर यू रेडी फॉर दैट। और ये जो वॉइस होती है ये एक्चुअली में ब्लेड की आवाज होती है। अब दरअसल ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ये ब्लैक नाइट को सेटअप करता है। इसकी तलवार को इबोनी ब्लेड कहा जाता है जिसके अंदर टाइम ट्रेवल की पावर होती है और मार्वल आगे इस कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। दरअसल ब्लैक नाइट जो है वो डेन विटमैन का ही एंसेस्टर है और ये तलवार भी उसी की है, जिससे हमें फ्यूचर में डेन विटमैन ही ब्लैक नाइट के रोल में दिखाए जाएंगे। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये मूवी रिलीज हुई थी 5 नवंबर 2021 को। इस मूवी का टोटल बजट $200 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने $400 मिलियन की कमाई की थी। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 6.4 की। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।